हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। और जिसे कि पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था क्या, कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर के जो कंडक्टिविटी होती है वो किस हिसाब से वेरी करती है। ठीक है। और एक नए वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। और आप जानते हैं वेरी फेमस चैप्टर नंबर 3 का ओम्स लॉ, है ना। जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे भाई ओम्स लॉ के बारे में, है ना। अब हम क्लास 10th से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th से आगे बढ़ेंगे और ओम्स लॉ के आगे आने वाली बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है कि किसी भी, है ना, किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला करंट होता है, ठीक है, उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस अप्लाइड किए गए वोल्टेज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो भी हम वोल्टेज अप्लाइड करेंगे ना, यानी कि वोल्टेज अप्लाइड अगर कहा जाए तो वोल्टेज अप्लाइड across 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 the ends of the conductor across the ends of the conductor across the ends of the conductor is directly proportional to current। यानी current flows in the conductor ना। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस लगाया गया जो वोल्टेज होता है, भाई वोल्टेज कौन लगाएगा, बैटरी सोर्स, है ना। तो सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। तो उस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस लगाया गया वोल्टेज कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर इसको हटाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू I, है ना। V इक्वल टू आपका क्या हो गया, R इंटू I। जैसा कि आप सबको पता है कि बेटा हम लोग R को कहते हैं क्या, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसका काम क्या होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस वर्ड निकला है रजिस्ट से। रजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। यानी ये जो रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस का क्या काम है, करंट के फ्लो को रोकना, है ना। अपोजेस, हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, opposes the flow of current, opposes the flow of what, current। यानी करंट के फ्लो को क्या करना, अपोज करना, इस रेजिस्टेंस का काम होता है। करंट के फ्लो को क्या करना, अपोज करना, इस रेजिस्टेंस क्या होता है, काम होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ओम्स लॉ तभी आपका अप्लाइड होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम एक सिंपल सी चीज, अगर हम लोग ग्राफ देखें V और I के बीच, तो बेटा V और I के बीच जो ग्राफ मिलेगा, है ना, अगर इसको हम Y मान लें, इसको क्या मान लें, I को X मान लें, अगर हम इसको क्या वोल्टेज को Y मान लें और इसको X मान लें, तो Y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये R किसका काम करेगा, R आपका काम करेगा किसका, स्लोप का, है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और अगर हम c बराबर 0 मान लें तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स हो गया। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, m जो है वो r को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि m यहाँ पे क्या होता है, इस इक्वेशन में m क्या होता है, स्लोप होता है। क्लास 10 में आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में क्या है, स्लोप, m क्या है स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, r, ठीक है। यानी y किसको बैलेंस करेगा, v को, x किसको बैलेंस करेगा, I को, तो m किसको बैलेंस करेगा, R को। तो यहाँ पे जो R है एक तरह से स्लोप का भी काम करेगा। तो अगर हम इस R को V और I के बीच ग्राफ खींचे तो y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, राइट, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया ओम्स लॉ ने, ओम्स लॉ ने एक कंडीशन लगा दिया कि ये जो नियम है, ये जो लॉ है, यानी कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, है ना। ये जो लॉ है ये तभी काम करेगा जब कंडक्टर का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिजिकल स्टेट, है ना। यानी कंडक्टर का ये जो लॉ है ये तभी काम करेगा जब कंडक्टर का क्या फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, कंडक्टर का फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो गया, लाइक व्हाट, लाइक टेम्परेचर हो गया, है ना, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब क्या रहे, कांस्टेंट।
तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब फिजिकल स्टेट है। अगर ये कांस्टेंट है तभी आपका क्या होगा, ओम्स लॉ वहां पे अप्लाइड होगा, ओम्स लॉ वहां पे काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर काम करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाएगा। जैसे क्लास 11 में आप लोग थर्मल पढ़े होंगे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल फिजिक्स पढ़े होंगे। वहां पे हीट करंट होता है, वहां पे जो करंट फ्लो करता है वो हीट के फॉर्म में फ्लो करता है। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस आता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। थर्मल रेजिस्टेंस, जैसे पानी फ्लो हो रहा है तो पानी के फ्लो को रोकने वाला जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज व्हाट, वाटर रेजिस्टेंस होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काम होता है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ व्हाट, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये चीज हमको और जाननी कि रेजिस्टेंस आता कहां से है। ऐसा कंडक्टर में क्या होता है कि करंट का फ्लो रुकने लगता है। ये करंट के फ्लो में पहली चीज जानिए कि कोई कंडक्टर मान लीजिए हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर को हम क्या करें, किसी सेल से कनेक्ट करते हैं। अगर इस कंडक्टर को किसी हम सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो वोल्टेज अप्लाई किए रहेंगे यही वोल्टेज आएगा इस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस। तो सभी के सभी जितने भाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे ना। ये जो सभी इलेक्ट्रॉन होंगे एक डेफिनेट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या अच्छे से क्लियर हो कि किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हुए डेफिनेट डायरेक्शन मूव करना शुरू हुए तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो गया, करंट का फ्लो हो गया, ठीक है। अब एक चीज जानी कि करंट एक्चुअल में जनरेट कैसे हो रहा है। करंट जो जनरेट हो रहा है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्लो ऑफ क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक और टर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह फ्लो ऑफ क्या, चार्ज ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, कि भाई यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 1 एम्पियर का करंट जनरेट करना है, ठीक है, 1 एम्पियर का अगर करंट जनरेट करना है इस कंडक्टर में, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर दिया हो, उस कंडक्टर से आओ अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना है, यानी कि I इक्वल टू हमारे पास है I इक्वल टू क्या, Q बाई टी, है ना। हमारे पास क्या है I इक्वल टू Q बाई टी। और अगर हम लोग Q को 1 कूलम मान ले और टाइम को 1 सेकेंड मान ले तो यही कहलाता है क्या, 1 एम्पियर। यानी अगर किसी कंडक्टर के, है ना, यूनिट क्रॉस सेक्शन से, किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाले एरिया से ना, किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन से अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है अगर 1 सेकेंड में, तो हम लोग कहेंगे कि उस कंडक्टर में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। अब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होने के लिए आप सबको पता है कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 पावर क्या, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इस कंडक्टर में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होने के लिए, 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होने के लिए इस कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ पास होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनिए कि किसी कंडक्टर में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड में पास होना पड़ेगा, तभी उस कंडक्टर में क्या करंट 1 एम्पीयर कहलाएगा। क्लियर यहां तक है। तो जब करंट जहां पे फ्लो होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है। हम लोग पढ़े थे उस क्लास में भी, है ना, कोलिजन के बारे में पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे वहां पे, है ना, रिलैक्सेशन टाइम पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मीन फ्री पाथ पढ़े थे। तो हमने वहां कोलिजन की बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डेफिनेट डायरेक्शन मूव करता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, टकराव होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन होने से क्या होता है, करंट का फ्लो रुक जाता है, यानी चार्ज का फ्लो रुकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकता है। तो यही बात है कि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो रुकेगा तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि करंट एक्चुअल में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस जनरेट हुआ, एक क्वांटिटी जनरेट हुई और उसी क्वांटिटी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर यहां तक बातें क्लियर हुई। तो कुछ यहाँ पे चीजें आपको, और एक बात बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ में फिजिकल स्टेट जब तक कांस्टेंट है तब तक टेम्परेचर, प्रेशर ये सब कांस्टेंट रहेगा, तभी तक क्या उस कंडक्टर में इस इक्वेशन को फॉलो होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब एक टर्म और है, अगर आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख दे तो क्या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं कि नहीं।
देखिए कुछ बुक्स में, 10th की कुछ बुक्स में ऐसा दिया गया था, है ना, 10th की कुछ बुक जैसे दिनेश दिनेश में ऐसा दिया गया था कि अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा हुआ है, अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा हुआ है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हम लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब हम रेजिस्टेंस की जगह 1/r लिखेंगे। लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों में देखिए अंतर क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई में और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी में क्या अंतर है कि ये कहता है कि पहले हम कंडक्टर में क्या करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे, उसके बाद करंट फ्लो होगा, है ना। ये कहता है कि पहले कंडक्टर में बैटरी जोड़ेंगे, उसके बाद करंट फ्लो होगा, ठीक, यानी कि पहले हम लोग इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद हमको आउटपुट मिल रहा है। अब ये कहता है कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के बाद हम बैटरी जोड़ रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो किसी कंडक्टर में पहले करंट फ्लो हो जा रहा है, उसके बाद आप बैटरी जोड़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली ये चीज क्या है, गलत है ना, टेक्निकली ये चीज गलत है। हालांकि 10th के कुछ बुक में इनको क्या किया गया है, जबरदस्ती सही किया गया है, और वो कंडीशन कब है, जब ये कंडीशन क्या है, यहाँ आर की जगह यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, 1/r लिया है, तब ये सही हो सकता है। तो लेकिन टेक्निकली ये सही नहीं है, क्लियर ना। तो हमको याद रखना है हमेशा कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, क्लियर यहाँ तक। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं और कुछ और बातें यहाँ पे जानते हैं ओम्स लॉ में। भाई हमको जानना है कि ओम्स लॉ जो होता है ना, कि जो आर आता है, रेजिस्टेंस आता है, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट कैसे है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, बशर्ते उस कंडक्टर का फिजिकल स्टेट अगर चेंज ना हो तब। अगर उस कंडक्टर का फिजिकल स्टेट अगर चेंज नहीं होता है तो वो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई भी गिवन कंडक्टर, मान लीजिए कोई भी गिवन कंडक्टर हमारे पास है ना, जिसकी लेंथ है फिक्स है, जिसका क्रॉस सेक्शन फिक्स है ना, लेंथ फिक्स है, क्रॉस सेक्शन फिक्स है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते कंडक्टर का लेंथ और एरिया अगर हम चेंज ना करें तब। अब मान लीजिए कि कंडक्टर को खींच रहे हैं, खींच के क्या कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं, कंडक्टर को खींच के क्या कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं, तो वहां पे क्या लेंथ और एरिया क्या चेंज हो जाएगा। तो लेंथ और एरिया चेंज होने से क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी बदल जाएगा आपका, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। हम थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो आप लोग ये देखिए, जो सीरीज चल रही है ना, यहाँ पे जो फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो सीरीज चल रही है, वो आपको 70 में 70 नंबर दिलाएगा फिजिक्स में। बस आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ते रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 70 में 70 आपका कहीं नहीं गया है। अगर आप मन से पढ़ लिए तो 70 में 70 का मार्जिन बना के आपको चलना है, यानी आप 70 के लिए जाइए, 70 आउट ऑफ 70, तब कहीं जाकर आपका क्या आएगा, 65 आएगा या 68 आएगा, ये सब नंबर आपके आ सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे यहाँ पे, है ना, तो न्यूमेरिकल को आपको बहुत ध्यान से देखना है कैसे हैं, और ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल है ना, जो बोर्ड में आए हुए हैं, कुछ प्रीवियस में आए हुए हैं, उनको भी कराएंगे, ठीक है, जो आ सकते हैं एग्जाम में उसको भी, ठीक है ना। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, एक क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और डेरिवेशन का नाम क्या है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले तो हमारी मेन हेडिंग है कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हमको क्या करना है, ओम्स लॉ ड्राइव करना है, ओम्स लॉ ड्राइव करना है। दूसरी बात कि हमको ये भी दिखाना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें कांस्टेंट होगा, है ना। हमको ये भी दिखाना पड़ेगा क्या, कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें कांस्टेंट होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं भाई, है ना, एक कंडक्टर ले लिए। इस कंडक्टर का लेंथ हम लोग अभी फिलहाल के लिए एल मान लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर का लेंथ एल हो गया, है ना। अच्छा, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है क्या है, ए है। अच्छा, इस कंडक्टर को किसी बैटरी से सेल से जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए ऐसे। और इस कंडक्टर में यन जो है वो क्या हो गया, यन क्या है, इसको कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
आगे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं ना, बताए भी थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एन बराबर क्या है, कैपिटल एन बाई बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, कंडक्टर का, ठीक है। तो एन को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। क्लियर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए पहले जाते हैं कि भाई अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर लिखना रहे हमको ना, अगर हमको यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना रहे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जरा जाते हैं। तो आप सबको याद होगा, फॉर्मूला बता दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नहीं, नोट्स देख के नहीं बताना है, याद होना चाहिए। क्या था, वीडी इक्वल टू v1 प्लस v2, यानी सब इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी का क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। यानी क्या, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट वाट vn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब सभी लोग इक्वेशन पढ़े होंगे आप लोग भाई, क्या क्लास 11th का याद है, b इक्वल टू u प्लस at, है ना, b इक्वल टू u प्लस at। तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके लिखते हैं। तो vd बराबर क्या होगा, v1 की वैल्यू u1 प्लस at1, राइट। इसी तरह v2 लिखेंगे तो u2 प्लस at2। इसी तरह vn लिखेंगे तो क्या लिखोगे, un प्लस atn डिवाइडेड बाई n, ठीक। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे भाई, u1 t1 u2 t2, लेकिन ये सब जगह कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, ये कांस्टेंट देखो रहने का रीजन क्या है, क्योंकि इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट नेचर का होगा। और हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, F इक्वल टू पहले चैप्टर में Q इंटू ई। अब F को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो Q इंटू ई हो गया। अब तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE डिवाइडेड बाई व्हाट, N, QE डिवाइडेड बाई N। तो देखिए किसी इलेक्ट्रॉन, गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और किसी इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट। तो ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गया, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। सो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक काम करते हैं, थोड़े से टर्म को हम लोग क्या करते हैं और सिंपलीफाई करते हैं, u1 u2 ये सबको एक साथ करते हैं, ठीक है, प्लस un, और इसके साथ किसको ले लें, n को ले लें, प्लस यहां से इसको एक साथ ले लेते हैं और उसमें a कांस्टेंट कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, t1 प्लस क्या, t2 प्लस डॉट डॉट वाट tn डिवाइडेड बाई 1, राइट। अब आपको ध्यान होगा बच्चा, आप लोग को याद होगा अच्छे से, ये होता है एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। आपको बताया थे कि किसी भी थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि इस थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ 0 आ गया, प्लस a, और ध्यान इसको क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब व्हाट, टाउ, यानी कि vd बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, a इंटू टाउ, राइट। तो यहां से हम a कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, vd बाई टाउ, ठीक है, vd अपॉन टाउ। चलिए इतना हमको पता चल गया। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात करते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या, E, F इक्वल टू Q इंटू E। किसी इलेक्ट्रॉन फोर्स की बात करते हैं तो F इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू E, राइट। तो यहाँ हो गया F इक्वल टू M ए, F इक्वल टू व्हाट, M ए, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू क्या, E। ये क्या फोर्स की बात करें, किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से E जो आएगा आपका, ये आ जाएगा क्या, E डिवाइडेड बाई क्या, M। अच्छा, ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, vd अपॉन टाउ है, तो ए की जगह लिखते हैं हम लोग को अपन क्या, vd अपॉन टाउ इक्वल टू ई कैपिटल ई बाई क्या, m, यहाँ ठीक है। इसको लिख दिए क्या हम लोग, vd अपॉन टाउ ई बाई क्या, m लिख दिए। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, तो अब एक रिलेशन आपको और ध्यान होगा, एक रिलेशन ध्यान क्या होगा, हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना, एक क्वेश्चन पढ़े थे क्या, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहां से बेटा अगर आप vd निकालोगे, vd, तो vd क्या होगा, इन तीनों टर्म को इधर लाओ तो I अपॉन एन ई ए, इस vd की वैल्यू क्या होगी, I अपॉन एन ई ए। तो देखिए जहां vd है वहां लिख देना है क्या, I अपॉन एन ई ए, राइट। और टाउ अपनी जगह है तो ये टाउ हो गया। क्लियर। अच्छा, यहां हो गया E। अच्छा, कैपिटल ई का फॉर्मूला एक होता है, ये भी आप पढ़े हो, बी बाई क्या, एल, किसी कंडक्टर की लेंथ एल है
अब वोल्टेज अगर V है तो E बराबर V बाई एल, तो जहां पे E है वहां पे क्या लिख दिए V बाई एल, और M अपनी जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे M लिख दिए। क्लियर। अब देखिए सारे टर्म को मिल गया है, तो सारे टर्म को मिल गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से हम V बाई आई निकालते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको इसको और इसको इधर भेजते हैं, तो देखिए जो लेफ्ट में है इधर आएगा तो एम एल ऊपर आया तो एम एल हो गया है ना, और ई देखिए मल्टीप्लाइड होकर नीचे आ जाएगा ई के साथ, तो एन ई स्क्वायर ए और टाउ अपनी जगह हो गए। ठीक है, इनटू क्या हो गया, ये इनटू लिख दिए इसको आई बचा हमारा, यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास v। ठीक है, अब इस बेटा इस आई को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा v बाई आई, है ना, तो हो जाएगा आपका क्या v बाई आई को इधर भेज दिए तो v बाई आई, हमारे पास क्या हो गया ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू क्या टाउ, v इक्वल टू आई आर, राइट, v इक्वल टू आई आर, तो v बाई आई क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो ये r के इक्वल हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया r के इक्वल, तो r इक्वल टू क्या हो गया एम एल अपॉन क्या एन ई स्क्वायर ए इंटू क्या टाउ। तो ये हमारे पास R का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। आपको दिख रहा होगा कि किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए कंडक्टर का मास कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट टाउ। तो अगर हम इन सबको बात एम एन ई और टाउ की करें तो ये सब क्या है, कंडक्टर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दीज आर कनेक्टेड बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचा, लेंथ और एरिया, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट। यानी किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लेंथ बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ जब उसको खींचेंगे हम लोग तो खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगा और उसकी मोटाई मतलब एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेंथ बढ़ने से क्या होगा, एरिया डिक्रीज किया, तो दोनों ही कंडीशन हमारा जैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज होकर बढ़ेगा। तो ऑलवेज, तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ध्यान रखना इस बात को एग्जाम में कांस्टेंट। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, या तो डायरेक्ट तरीके से बोला डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय डायरेक्ट वेलोसिटी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे नहीं पूछता है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछेंगे कि प्रूव दैट फॉर एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा तरीका पूछते हैं कि प्रूव दैट फॉर एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो ये देखिए किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम तीनों तरीके से, यानी कि आप जो डेरिवेशन पढ़े हैं तो जरूरी नहीं कि वो डेरिवेशन उसी हेडिंग के फॉर्म में आ जाए, हो सकता है वो डेरिवेशन को क्या करो चेंज करके कुछ और तरीके से पूछ लें। यानी कि आप जो थ्योरी पढ़ोगे ना उस थ्योरी को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपकी भावनाओं के साथ सीधे सीधे क्या कर रहे हो, खेल रहे हैं। तो भावनाओं के साथ खेल रहे हैं तो भावनाओं को बचा के रखना क्या है, जरूरी है। ठीक है, उनको खेलने नहीं होने देना है। अगर खेल रहे हैं तो फिर काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। कहीं प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उस डाउट को दोबारा बता दूंगा। राइट, तो इसको वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर ले और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए भाई साहब आप लोग, है ना, क्योंकि फिजिक्स बहुत टफ पूछ रहा है पिछले 2-3 सालों से। पिछले 2-3 सालों जो फिजिक्स का नेचर है ना, बिल्कुल बहुत ही गजब के क्वेश्चन बना रहे हैं। कभी तो जे क्वेश्चन डाल दिए, पिछले साल देखो जे क्वेश्चन डाल दिए उठा करो, सीधे सीधे सेम टू सेम क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान था ना। लेकिन एक जेई का जो हमारे दिमाग में जो भौकाल बना हुआ है ना, जो ट्रेलर जेई का बना हुआ है, जेई का लड़का है यार कितना टैलेंटेड होगा, कितना टफ क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन अगर वो जेई क्वेश्चन डाल सकते हैं इसका मतलब कि आने वाले समय में वो जेई क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल।
ठीक है, इन तीनों पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, अदरवाइज फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 70 का जो आउट ऑफ 70 में 70 लाने का जो सपना है वो सपना सपना रह जाएगा, तो सपने को सपना नहीं रहने देना है, ठीक है ना। चलो एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज और क्या, करंट डेंसिटी। एक और टॉपिक है, दिस इज व्हाट, करंट डेंसिटी। भाई करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए जो करंट डेंसिटी होता है ना, तो इसको हम लोग अगर बहुत सिंपल भाषा में अगर इसको हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, amount of current per unit cross section of a conductor normal to its surface, मान लीजिए किसी कंडक्टर हमारे पास है, ये कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, अब इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है, इस कंडक्टर में फ्लो और करंट आई है, तो यहाँ करंट डेंसिटी क्या लिखेंगे, J इक्वल टू क्या, I बाई ए, इस डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंडक्टर कुछ इस तरीके से है ना, कंडक्टर कुछ इस तरीके से है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दे दिया, ऐसे क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा टेढ़ा क्रॉस सेक्शन दे दिया आपको, तब क्या करोगे आप, तब कैसे बताओगे, तो क्या करना है हमको, कंडक्टर ये है, आई करंट हो गया, अब इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसका देखो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो हो गया ऐसे हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया ये, और थीटा एंगल है, करंट आपका ऐसे है आई, तो वो क्या करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो एक आएगा हमारा क्या, ए कॉस थीटा, और दूसरा आएगा ए साइन थीटा। तो हमको वो कंपोनेंट लेना है जो क्या हो, जो हमारा करंट के डायरेक्शन में हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, J इक्वल टू व्हाट, आई अपॉन ए कॉस थीटा, है ना। अगर आपका कंडक्टर इस तरीके से दिया हुआ है तब, है ना, अगर इस तरीके से दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में, तो आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब इसके लिए देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, क्योंकि एरिया वेक्टर सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बराबर 0 होगा, 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर आई बाई ए आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी, ठीक है। अब किसी गिवन कंडक्टर के लिए करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या है, अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसमें भी, है ना। अब एक चीज है कि करंट डेंसिटी का भाई यूनिट क्या होता है, यूनिट की बात कर लो भाई, यूनिट निकालना बच्चों का काम है ना। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किसी भी गिवन फार्मूला आपको पता है तो यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए इसी का यूनिट पूछ रहा है, तो आई मतलब हो गया करंट, तो करंट का होता है क्या, एम्पियर, और एरिया मतलब हो गया, ये मतलब एरिया मतलब होता है मीटर स्क्वायर, तो यानी कि ये क्या हो गया, एरिया पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया क्या, करंट डेंसिटी का यूनिट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, करंट डेंसिटी का यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर, नहीं भूलेगा ना, पक्का पक्का। अगर J इक्वल टू आई बाई ए लिखा हुआ है ना, J इक्वल टू अगर आई बाई ए लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले को और किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जरा इस फॉर्मूले को लिख कर दिखाएं, तो J इक्वल टू आई बाई ए है, ठीक है, आई बाई ए। तो थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आई बाई ए, तो आई को लिख सकते हैं हम लोग क्या, V बाई आर, आई को लिख सकते हैं क्या, V बाई आर, तो V बाई आर इंटू ए, यानी हो गया आपका क्या, V अपॉन आर इंटू क्या, ए, V अपॉन आर इंटू ए। देखिए V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर, तो यहाँ पे लिख दिए V बाई क्या, आर इंटू ए। अब R जो होता है, R का फॉर्मूला होता है, तो R को लिख सकते हैं जो पीछे फॉर्मूला लिखे थे ना, R इक्वल टू क्या, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ लिखेंगे, तो जो कट रहा था उसको काट भी सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये V है, V अपनी जगह R की जगह लिखेंगे क्या हम लोग, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू क्या, टाउ इंटू क्या, एरिया यहाँ पे हो गया क्या, ए से हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है, ये टर्म ऊपर चला गया। तो ऐसे अगर फॉर्मूले हमको पता रहेंगे ना, फॉर्मूले पता रहेंगे तो हम फॉर्मूले को क्या, इधर उधर करके हम बहुत ढेर सारे
और फॉर्मूले जनरेट कर लेंगे। तो हम कितने फॉर्मूले रटेंगे, रटने की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए फिजिक्स में कभी भी आप रट्टा नहीं लगा सकते हैं, फिजिक्स को समझ के पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। साइंस फिजिक्स है और साइंस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, दिमाग नहीं लगाओगे फिर क्या चीजें बदल जाएगी आपकी ना। ये बिल्कुल हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, यहाँ फैक्ट है, फैक्ट के साथ साथ हर फैक्ट का लॉजिक है। एक्सेप्शन बोल के क्या करते हैं हम, इसको हटा नहीं सकते, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, वहां फार्मूले से ज्यादा क्या है, एक्सेप्शन है, फार्मूले से ज्यादा क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस जो नोबेल गैस होती है, नोबेल गैस में कोई भी रिएक्शन नहीं करता है सिवाय क्या, जेनॉन के। तो जेनॉन देखो, जो जेनॉन है वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब हमारा जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि इनर्ट गैसें किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि वो नोबेल गैसेस होती हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन जीनोन क्यों करता है भाई, अब जीनोन में आपसे टीचर बोल दिया भाई एक्सेप्शन इसको रट लो, है ना। लेकिन हम फिजिक्स में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई एक्सेप्शन इसको रट लो। हम अगर कोई चीज बता रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, तो उस टॉपिक का हमको लॉजिक भी आपको समझाना पड़ेगा, तभी हमारी बात क्या होगी, आगे बनेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, करंट डेंसिटी, इसको अच्छे से नोट करिए, चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।